नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के एक लाइव मिनट का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम लाइव मिनट का डिस्कस करेंगे एडटेक इंडस्ट्री से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमेसी में एंगर से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एथिक्स का एक छोटा सा पार्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ईगो से संबंधित। ईगो के बारे में देखो, ये कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटॉक्सिकेशन इज डेट ऑफ ईगो, यानी सबसे बड़ा जो नशा हो सकता है वो ईगो का हो सकता है। सबसे पहले आप ईगो का मतलब बताइए, ईगो का मतलब क्या होता है। देखो, लिखने के लिए ईगो का मतलब आप ये समझ सकते हो, ईगो इज ए पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इंपोर्टेंस। मतलब कि कोई अपने आप को कितना कीमती मानता है वो होती है ईगो। जैसे कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, तो मतलब उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है। देखो, ईगो ना किसी भी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप दीजिए। मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत बड़ी ईगो थी और वो नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। रावण का एग्जाम्पल लीजिए रामायण में, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हिटलर का। इतिहास गवाह है वो लीडर्स जिनकी बड़ी बड़ी ईगो हुई है, उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुई है। जबकि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोगे तो गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल आप लीजिए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लीजिए, अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लीजिए, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लीजिए। ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा नोबल थे। इतनी महान पर्सनैलिटी होने के बावजूद ईगो नहीं थी इनमें, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानते थे। लेकिन एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं आपको, कुछ सिविल सर्वेंट आपने देखे होंगे, सिलेक्शन के बाद उनमें कितनी ज़्यादा ईगो आ जाती है, अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत एलीट मानने लगते हैं कि हम तो बाकियों से अलग हैं, हमारी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वो जो जनता है उनको ख़राब ढंग से ट्रीट करने लगते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हो अगर ईगो से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है एथिक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप प्राइवेटाइजेशन का सिंपल भाषा में मतलब बताइए। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। एयर इंडिया का एग्जांपल लीजिए। पहले एयर इंडिया की ओनरशिप किसके पास थी? सरकार के पास। लेकिन सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया। अब ओनरशिप किसके पास आ गई? टाटास के पास में। तो मतलब सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया। किस लिए सरकार पीएसयूज को बेच देती है या फिर प्राइवेटाइज कर देती है? ऑब्जेक्टिव्स देखो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे एयर इंडिया का केस लीजिए। एयर इंडिया से सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, तो घाटे को कम करने के लिए इनएफिशिएंट ऑपरेशंस थे एयर इंडिया के संचालन में। ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, कई बार इवन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार पीएसयूज को बेच देती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। एक तो हमने वो आर्टिकल डिस्कस किया था एयर इंडिया वाला, आपको याद होगा, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि एयर इंडिया की फ्लाइट के दौरान जो जेआरडी टाटा थे वो 1 घंटा तक देखते रहे कि इवन जो टॉयलेट पेपर है वो बिल्कुल अपने स्थान पर उचित ढंग से लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। कोई भी आईएएस या फिर दूसरा ब्यूरोक्रेट जो एयर इंडिया को फिलहाल चला रहा है, जब एयर इंडिया सरकारी है, वो ये सब चीज़ें नहीं देख सकता। तो इसलिए सरकार अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाती। तो सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, सरकार का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो हमने एक बेसिक ऊपर से आउटलाइन ड्रा कर ली प्राइवेटाइजेशन की। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। आज के आर्टिकल में राइटर मेनली देखो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद वो फर्म जो है वो अच्छे से काम करने लगेंगी। राइटर एग्जांपल देते हैं, ब्रिटिश सरकार के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जैसे ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश गैस, रेलवेज, इनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन देखने में आया कि इन सब को प्राइवेटाइज करने के बाद में इनकी परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं आया। इसके बाद राइटर बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश गैस, रेलवेज, ये सब तो डेवलप कंट्री के एग्जाम्पल हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेटाइजेशन के बाद फर्म्स कैसे काम करती हैं, तो रिजल्ट मिक्स्ड सा रहा है। मतलब कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने
प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा काम किया, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं भी किया। लेकिन राइटर का ये मानना है जिन फर्म्स ने प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा काम किया, जैसे वीएसएनएल, हिंदुस्तान जिंक, इन्होंने अच्छा इसलिए काम किया, उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि एक तो जिन लोगों ने इन पीएसयूज को खरीदा था ना, उनके पास पैसे थे, तो खरीदे जाने के बाद उन्होंने इनमें पैसे इन्वेस्ट किए, जबकि सरकार इनको बेटर फंडिंग नहीं दे रही थी। इसके अलावा वीएसएनएल, हिंदुस्तान जिंक, इनको ऑटोनॉमी भी मिली। जब ये सरकार के पास थी तो सरकार का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता था इन फर्म्स में। इस वजह से ये जो फर्म्स हैं वो सरकार से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाती थी। समझ गए राइटर का पॉइंट क्या है? राइटर कहते हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद जिन फर्म्स ने अच्छा काम किया है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अगर वो रीजंस आप पीएसयूज को दो ना, तो पीएसयूज भी अच्छा काम करने लगेंगे प्राइवेट फर्म्स की तरह। अगला पॉइंट ये आता है, सरकार प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी करती है क्योंकि सरकार को लगता है हमें रेवेन्यू मिलेगा पीएसयूज को बेच के, और उस रेवेन्यू की सहायता से सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहती है। बट राइटर ये कहते हैं आप ना पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, सरकार जितना लक्ष्य रखती है ना कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट से इतना पैसा मिलेगा, बहुत ही कम बार ऐसा होता है सरकार का वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाता है। थोड़ा इतिहास में जाते हैं राइटर। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इस्टाब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत 1996 में। मकसद ये था, इस कमीशन को काम दिया गया था कि आप अपने इनपुट्स दीजिए ताकि हम सरकारी फर्म्स को प्राइवेटाइज कर सकें आने वाले 5-10 सालों के अंतराल में। लेकिन इस कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया 1999 में। इसके बाद अलग से एक डिपार्टमेंट बना डिसइन्वेस्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2001 में इसे फुल फ्लैज मिनिस्ट्री बना दिया गया, लेकिन 2004 में इसे डाउनग्रेड करके फिर से डिपार्टमेंट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सरकार चेंज हो गई थी ना, यूपीए की सरकार आ गई थी। तो अब थोड़े ना आंकड़े देते हैं राइटर कि कब कब सरकार ने कितना टारगेट रखा कि डिसइन्वेस्टमेंट से यानी प्राइवेटाइजेशन से हमें इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिला। फाइनेंशियल ईयर 2011 में टारगेट रखा था सरकार ने कि हम 40,000 करोड़ रुपए हासिल करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। हासिल कितने हुए? 22,846 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2020 में सरकार ने टारगेट रखा था 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन हुआ कितना? 50,304 करोड़। अगर देखो फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके 2021 के बीच जितना भी सरकार को पैसा हासिल हुआ है ना डिसइन्वेस्टमेंट से, अगर सबको हम जोड़ दें तो जो रकम मिलेगी ना वो करंट फिस्कल डेफिसिट का सिर्फ 33% होगी। इसका क्या मतलब है? इस बात से राइटर ये बोलना चाहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को जितना पैसा मिलता है ना वो बिल्कुल चुटकी भर होता है, उससे फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा कम नहीं होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है सरकार अपनी काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट कर देती है, जैसे बीपीसीएल है। बीपीसीएल को सरकार कब से बेचने की कोशिश कर रही है, नहीं बिक रहा है। एयर इंडिया भी बड़ी मुश्किल से बिका है। एयर इंडिया सरकार बहुत पहले से बेचने की कोशिश कर रही थी। शुरू में सरकार पूरी हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहती थी एयर इंडिया में, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आखिरकार सरकार ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को और ज़्यादा लिबरल कर दिया, तब जाके एयर इंडिया बड़ी मुश्किल से बिकी है। राइटर ये सजेस्ट करते हैं पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन सही आइडिया नहीं होता। जैसे एयर इंडिया को तो कंप्लीटली बेच दिया सरकार ने, लेकिन ये जो मारुति है ना, मारुति में भी पहले सरकार के शेयर हुआ करते थे, जॉइंट वेंचर था ये सुजुकी और मारुति का। तो सरकार ने ना इसमें बढ़िया काम किया। सरकार ने पहले मारुति के थोड़े से शेयर बेचे, उसका वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया, फिर थोड़े से और बेचे। ये रणनीति ज़्यादा सही रहती है। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया के मान लीजिए सरकार पहले 30% शेयर बेचती, फिर 40% और बेच देती, फिर 30% और बेच देती। इससे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता। सरकार ने एक ही बार में सारे शेयर्स बेच दिए तो सरकार को कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ। बट बात तो वही है ना, खरीदते नहीं है। ये जो जैसे टाटाज हैं, टाटाज ने कहा कि हम 30-40% हिस्सेदारी नहीं लेंगे, पूरी देनी है तो दे दो। तो सरकार भी चाहती है कि हम ऐसे बेचें। ऐसे बेचने का फ़ायदा एक ये होता है ना कि पहले 30% बेचे मान लीजिए, फिर प्राइवेट कंपनी जिसने खरीदे हैं वो अच्छा काम करने लगेगी तो वैल्यू थोड़ी एयर इंडिया की इंक्रीज हो जाती, फिर सरकार के शेयर जो हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती, तो सरकार बाकी बचे हुए शेयर बेचती, तो सरकार को ज़्यादा पैसे प्राप्त होते।
लेकिन बात वही है, बेचना तो ऐसा सरकार चाहती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जब पीएसयू को खरीदती है ना, वो चाहती है कि सारी हिस्सेदारी हम ही खरीद लें, कंट्रोल भी हमारे पास में आ जाए, मैनेजमेंट सब कुछ हमारे पास में आ जाए एक ही बारी में। इसके बाद राइटर ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से देखो इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट फर्म्स नहीं करना चाहती हैं। जैसे रेल रूट की बात कीजिए, 12 रेल रूट क्लस्टर्स को प्राइवेटाइज सरकार करना चाहती है। इसमें से देखो प्राइवेट फर्म्स का इंटरेस्ट आया सिर्फ 3 रूट पे, बाकी रूट पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं आया। तो अगर आप पूरी तरह से चीजों को प्राइवेटाइज कर दोगे ना, तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बाधा आएगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब जैसे देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो तो सिर्फ देखो प्रॉफिट मोटिव पे काम करती हैं, उन्हें बैलेंस्ड डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब 12 में से सिर्फ 3 रूट पे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को लगा इन 3 रूट पे अगर हम रेल ऑपरेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बाकी 9 रूट पे नहीं आया। लेकिन देखो इसका भी सॉल्यूशन है। जैसे उड़ान स्कीम है, अभी एविएशन सेक्टर में सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव देती है प्राइवेट एयरलाइंस को छोटे रूट्स पर विमान उड़ाने के लिए। उसी प्रकार से 9 जो रूट्स हैं जिन पे इंटरेस्ट नहीं आया है प्राइवेट कंपनीज का, वहां पर रेल चलाने के लिए सरकार एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, सरकार जब किसी फर्म को बेचे या फिर लीज पर देना, सरकार वैल्यूएशन अच्छे से लगाए। एग्जाम्पल दिया जाता है 300 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये देखो अच्छा खासा टोल कलेक्शन कर रही हैं और एनुअल बेसिस पे टोल कलेक्शन में काफ़ी वृद्धि भी देखने को मिल रही है, मोर देन 15%। तो सरकार जब इन हाईवेज को लीज पर देना टोल कलेक्ट करने के लिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखे कि एनुअल टोल कलेक्शन में कितनी वृद्धि हो रही है, उसी हिसाब से प्राइवेट फर्म को लीज पर दे हाईवेज पर टोल कलेक्शन करने का ठेका। फिर इसके बाद पॉइंट आता है सोशल कंसिक्वेंसेस का। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आपको पता है रिजर्वेशन सिस्टम तो लागू नहीं होता फिर, जबकि जो पीएसयूज होते हैं उनमें तो प्रॉपर रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है। तो सोशल रिप्रेजेंटेशन भी खतरे में आ जाती है प्राइवेटाइजेशन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स। इस पॉइंट में राइटर ये कहते हैं पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जो पब्लिक एसेट्स हैं वो कुछ ही प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होती जा रही हैं। जैसे देखो टेलीकॉम में अभी सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। वोडाफोन आइडिया की हालत भी खस्ता है, आपको पता है। एयरपोर्ट में अदानी का नाम है, ज़्यादातर एयरपोर्ट्स को अदानी की जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है। सिगरेट्स में एक प्लेयर डोमिनेट कर रहा है, 77% जो मार्केट है सिगरेट की एक ही प्लेयर के पास है, आईटीसी। पेंट्स के मामले में 40% मार्केट एक ही प्लेयर के पास में है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देके राइटर बोलना चाहते हैं अलग अलग डोमेन्स में ना मोनोपोली इस्टेब्लिश होती जा रही है। ये कंज्यूमर के लिए भी नुकसानदायक है और बिजनेस के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ना वो आने वाले समय में अपनी मनमानी करेंगे। रिलायंस जियो का एग्जाम्पल आपने देखा अपने समकक्ष, किस प्रकार से शुरू में उन्होंने फ्री दिया, उसके बाद से उनके जो रेट हैं इंक्रीज ही हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं। लास्ट में राइटर कहते हैं सॉल्यूशन देखो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है अगर सरकार के पास पीएसयूज है ना, सरकार उनको ऑटोनॉमी दे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लीडरशिप अपॉइंट करे, बेटर गवर्नेंस सुनिश्चित करे, गवर्नमेंट उनमें डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस ना रखे बल्कि एक होल्डिंग फर्म की सहायता से सरकार उन पे कंट्रोल रखे, लेकिन डे टू डे वर्क में उनके कामकाज में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सब काम अगर सरकार करेगी तो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा राइटर का मानना है। चाइना में जो पीएसयूज है ना वो बड़े हुए, क्यों? क्योंकि चाइना ने ये सब चीज़ें दी पीएसयूज को, ऑटोनॉमी दी, अच्छी इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म के लिए लीडरशिप अपॉइंट की, डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्राइवेटाइजेशन से संबंधित। अब लास्ट में मैं आपको जल्दी से ना पॉइंट्स थोड़ा समराइज कर देता हूँ। प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में कौन से पॉइंट्स हैं और नेगेटिव में कौन से पॉइंट्स हैं। पक्ष में अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है पीएसयूज की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है पीएसयूज का, फाइनेंशियल जो फिजिकल बर्डन है सरकार पे वो घटता है। जैसे एयर इंडिया को तो घाटा हो रहा था ना, बेच के अब सरकार को घाटा नहीं होगा। नेक्स्ट, मार्केट को भी सिग्नल जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री मार्केट प्रिंसिपल को प्रमोट कर रही है। अब नेगेटिव में तो पॉइंट्स हमने इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किए ही।
आप बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद फर्म जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है, मिक्स्ड रिजल्ट सामने आए हैं। कुछ फर्म्स ने प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया। कई बार जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनको अच्छा बायर नहीं मिलता लंबे समय तक। प्राइवेटाइजेशन पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देती, उनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन सोशल रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट है, रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल एडटेक इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 2 में एजुकेशन वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एडटेक का मतलब क्या है? देखो, एडटेक का मतलब है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एजुकेशन सिस्टम की सहायता से स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लर्निंग प्रोवाइड करना। एडटेक इंडस्ट्री के एग्जांपल्स जैसे देखो अनअकैडमी, बैजू, ओनली आईएएस, अपग्रेड, टॉपर, ये सब। देखो, हमारे देश में जो इंडियन एडटेक इंडस्ट्री है ना, इसकी वैल्यूएशन 2020 में थी 750 मिलियन US डॉलर्स। अनुमान ये है 2025 आते आते इंडिया में एडटेक इंडस्ट्री की वैल्यूएशन हो जाएगी 4 बिलियन US डॉलर्स, यानी एनुअल ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी है। सितंबर 2011 तक हमारे देश में 4,530 एडटेक कंपनीज काम कर रही थी, जिनमें से 435 तो पिछले 2 सालों में बनी थी। क्वेश्चन ये भी उठता है, ये जो एडटेक कंपनीज हैं वो इतना तेजी से क्यों इमर्ज हो रही हैं? काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन। देखो, एडटेक कंपनीज आपको ऑप्शन देती हैं, आप घर बैठे बिल्कुल फ्लेक्सिबल ढंग से अपने जो लेक्चर्स हैं या फिर दूसरा कंटेंट है उसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबल ढंग से आप चीज़ें सीख सकते हो अपने समय के हिसाब से, अपने प्लेस के हिसाब से। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। देखो, जो ये एडटेक ऑप्शंस होते हैं ना, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। उसके रीजंस भी हैं। जैसे आप अपने आईएएस की कोचिंग्स का एग्जांपल लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं। इवन कई इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऑफिस सेल्स टीम्स के लिए ले रखे हैं, जहाँ पे सिर्फ सेल्स टीम बैठती है और सो कॉल्ड काउंसलिंग होती है, लेकिन इवेंचुअली कन्विंस कराने की कोशिश होती है कि आप एडमिशन ले लीजिए। जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो इतना सारा पैसा इस प्रकार के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, तो जाहिर तौर पर फिर वो पैसा निकालेगा स्टूडेंट की फीस से। फीस तभी तो इतनी ज़्यादा होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, कितनी 2 लाख, 2.5 लाख। अदरवाइज टीचर्स को इतना पैसा नहीं जाता है। टीचर्स को तो कम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अननेसेसरी और अनयूजफुल खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से फिर वो फीस जो है वो बढ़ा देते हैं और जिसकी कीमत स्टूडेंट को चुकानी पड़ती है। एडटेक कंपनीज की फीस कम इसलिए होती है कि उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इस्टाब्लिश करना होता, डायरेक्ट संवाद होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है गेमिफिकेशन एंड राइज ऑफ एडुटेनमेंट। जो एडटेक कंपनीज हैं वो देखो अलग अलग तरह की गेम्स भी लॉन्च करती हैं ताकि फन में स्टूडेंट्स सीख सके, मजाक मजाक में स्टूडेंट्स सीख सके। नेक्स्ट, इम्पार्टिंग ऑन द जॉब स्किल्स। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये एडटेक कंपनीज कोर्सेज लॉन्च करती हैं, अपग्रेड जैसी, ताकि वो ये स्किल हासिल करे और उसका प्रमोशन हो सके या फिर वो जॉब स्विच कर सके। रिमोटली एजुकेशन हासिल की जा सकती है एडटेक कंपनीज के थ्रू। नेक्स्ट है सप्लीमेंट गवर्नमेंट डिजिटल पुश। सरकार भी तो यही चाहती है कि डिजिटलाइजेशन ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करें। लेकिन देखो, एडटेक कंपनीज को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। सबसे पहला रीज़न है साइबर थ्रेट्स। ऑनलाइन आपको पता है साइबर बुलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, हैकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अपना चैनल हैक हो गया था। नेक्स्ट, प्राइवेसी कंसर्न्स। ये जो एडटेक कंपनीज है ना, ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लेके इनडिसाइसिव है। अनअकैडमी का डेटा चोरी हो गया था, आपको याद होगा। बहुत बार तो देखो कुछ एडटेक कंपनीज जो हैं वो अपने डेटा का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले की बात है। मेरे पास एक फ़ोन आया और सामने वाला पर्सन बोलता है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स का डेटा है ना वो बेच दीजिए। मैंने कहा है क्या?
तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना 5.5 लाख रुपए ऑफर करेंगे। मुझे रकम भी याद है, 5.5 लाख रुपए दे रहे थे। मैं उनको एक एंगल समझाने की कोशिश कर रहा था, ट्रस्ट वाला। वो समझ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा गलत है। वो कहते गलत क्या है, आप हमें डेटा दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। मैं वही उनको एंगल समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है उसको आप 5.5 लाख रुपए में कैसे तोलोगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उस पर्सन ने और न जाने कितनी जगहों से डेटा खरीदा होगा। 5.5 लाख रकम देखो उनके लिए ज़्यादा नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट की मान लीजिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस होती है, तो सिर्फ 2 बच्चों के एडमिशन लेने हैं। खैर उस दिन मुझे समझ में आया कि ये जीमेल पे या फिर मोबाइल पे इतने सारे जो अजीबोगरीब मैसेज आते हैं प्रॉपर्टी के, इसके उसके, कहाँ से आते हैं। वो भी डेटा कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे, है ना। खैर अगले पॉइंट पे आते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स नेग्लेक्ट हो जाती हैं जब देखो एड टेक कंपनीज लर्निंग प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन। बच्चा देखो फिजिकल क्लास में ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है ना, इंटरेक्ट कर पाता है साथियों के साथ में। नेक्स्ट है फॉल्स प्रोमिसेस। ये जो एड टेक कंपनीज हैं बहुत बार झूठे प्रोमिस कर लेती हैं कि हम ये कर देंगे, हम इस प्रकार से मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, बाद में वो सब झूठ साबित होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनर्स। जो एड टेक प्लेयर्स हैं उनसे देखो जो माइनर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। बहुत बार ना ये जो लोग होते हैं ना एड टेक वाले, वो माइनर्स के इमोशन से खेलते हैं। जब ये माइनर्स जिनकी एज 18 साल से कम है ये एडमिशन लेते हैं जैसे बैजू पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो किस प्रकार से इनके राइट्स सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि माइनर जो हैं वो तो देखो किसी प्रकार के लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकते किसी के साथ में, लेकिन एडमिशन तो ये माइनर ले रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल से ना, लाइफ एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बहुत याद हो जाती हैं। एक बैजू वाला सेल्समैन है, उससे बात चल रही थी कि तुम कैसे एडमिशन करवाते हो। उसने जो तरीका बताया ना काफ़ी गलत था। उसने कहा कि हम ना किसी के फैमिली में जाते हैं, मतलब फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, हमें पता होता है कि दूसरी क्लास का बच्चा क्या आंसर दे सकता है, तीसरी क्लास का बच्चा किस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। तो हम शुरू में 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे से, हमें उसका ना लेवल पता लग जाता है। तो हम जानबूझ के फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो जवाब नहीं दे पाता, तो फिर हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखो शहरों में तो इस क्लास के बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे पाते हैं। और आपको पता है देखो पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा बुरा लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो पिछड़ गया, जबकि वो ठीक था एज के हिसाब से। लेकिन उस सेल्समैन ने जानबूझ के ऐसा फील करवाया कि आपका जो बच्चा है वो पिछड़ रहा है, तो फिर वो एक इम्पैक्ट पड़ता है और पेरेंट्स जो है वो एडमिशन दिलवा देते हैं। इस प्रकार से देखो कैसे कितना गलत इमोशंस का मिसयूज़ होता है। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए, सोशलाइजेशन होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन पे ध्यान दे सरकार, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए। ये जो एड टेक कंपनीज हैं वो गलत कैंपेन चला के एडमिशन ना करवा लें, मतलब लोगों को भी अवेयर करने की आवश्यकता है कि आप जैसा वो बोल रहे हैं उन पे सीधा सीधा भरोसा मत कीजिए, पूछिए उनसे और ज़्यादा वेरिफिकेशन कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डूज एंड डोंट्स जारी किए थे एड टेक इंडस्ट्री से संबंधित। जो ऑटोमेटिक डेबिट ऑप्शन होता है उसको अवॉइड कीजिए। ये पेरेंट्स के लिए हैं। एड टेक कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे सीधा सीधा भरोसा मत कीजिए। पेरेंटल कंसेंट होनी चाहिए परचेज में। एड टेक कंपनीज को ये बातें बोली कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 का पालन कीजिए और एडवर्टाइजमेंट संबंधित जो सेल्फ रेगुलेशन है उसका भी पालन कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एड टेक इंडस्ट्री से संबंधित। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है ये देखो एमएनसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो जो हुंडई कंपनी है ना, कार मैन्युफैक्चर करती है, इस हुंडई कंपनी की पाकिस्तान ब्रांच ने ना 5 फरवरी को ये पोस्ट अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, कश्मीर सोलिडेरिटी डे, कश्मीर एकजुटता दिवस ये पाकिस्तान बनाता है, कश्मीर से संबंधित ये दिन है। दूसरी काफ़ी सारी जो एमएनसीज है ना उन्होंने भी इस प्रकार का पोस्ट डाला अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो इन पोस्ट से ना इंडिया में काफ़ी गुस्सा फैल गया इन सोशल मीडिया कंपनीज के अगेंस्ट कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की पोस्ट क्यों डाल रहे हो। इनमें से सबसे ज़्यादा गुस्सा फैला हुंडई के अगेंस्ट। तो हुंडई ने शुरू में तो देखो एक पोस्ट डाली, वो थोड़ी डिप्लोमेटिक सी थी,
लेकिन बाद में सरकार ने भी डिप्लोमेटिक लेवल पर यह इशू उठा दिया साउथ कोरिया के साथ में। उसके बाद हुंडई कंपनी ने माफ़ी मांग ली। हुंडई कंपनी के माफ़ी मांगने के साथ ही दूसरी टोयोटा, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, फार्मा मेजर है, स्वाब, इन सब ने भी माफ़ी मांग ली। किसके लिए? पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेज ने जो इस प्रकार की पोस्ट डाली थी ना, उसके लिए। तो राइटर ये कहते हैं, देखो सरकार ने इस इशू को रेज किया, मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कोरिया के विदेश मंत्री के साथ बात की और कोरियन एम्बेसडर को भी समन किया हुंडई की गलती के लिए। तो ये थोड़ा अननेसेसरी था। मतलब राइटर का मानना है कि सरकार अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन रेहाना ने क्या पोस्ट किया या फिर इन एमएनसीज ने क्या पोस्ट किया किसी दूसरे देश में, उसके प्रति सरकार को इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। राइटर ये भी बोलते हैं, इंडिया के जो क्लेम है ना जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, वो स्ट्रोंग है। इंडिया का जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसे वाइडली एक्नोलेज भी किया जाता है। पाकिस्तान के पास तो बहुत कम सपोर्ट है, लेकिन इस प्रकार से इंडिया जब अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी को इन्वेस्ट करता है ना इन छोटे छोटे इश्यूज पर, तो इंडिया के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं ना वो भी कमजोर होते हैं। बस इस इशू में यही 2-3 पॉइंट राइटर बोलते हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एमएनसीज के ऊपर विवाद से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।